न्याय योद्धा राहुल गांधी, न्याय योद्धा राहुल गांधी। ओवर टू सुभाषिनी जी। साथियों, हम कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो शीश झुकाते हैं। आज हम यहाँ पर जिस जननायक का स्वागत कर रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगी, एक बार आप मेरी बात सुनिए, मैं एक बार चाहूंगी कि जिस आदमी ने आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए देश में 8000 किलोमीटर का रास्ता तय कर दिया। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, झुकने का काम करते हैं, लेकिन आज हम उनके सम्मान में एक बार आप सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए, एक बार हाथ ऊपर करके हमारे नेता, हमारे जननायक का अभिवादन कीजिए। वो इस सम्मान के लिए, इस देश में जो उन्होंने काम किया है, ये एक छोटा सा सम्मान है, पर आप सब लोग अपने हाथ ऊपर कर दीजिए उनके सम्मान में। आज जो हमारा मुद्दा है वो संविधान का है। हमने अपनी बातें संविधान के लिए रखी है। एक मिनट, ये जो बाबा साहब अंबेडकर की देन है संविधान, जो हमारे अधिकारों को हमसे परिचय कराता है। जिंदा कौमों की इबादत की जो किताब है वो है, जिंदा कौमों की इबादत की जो किताब है वो है संविधान। मैं यहाँ आज की सभा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित गुरदीप सिंह सप्पल जी, समृद्ध भारत के जो योद्धा है, जिनके कारण ये प्रोग्राम यहाँ पर आज हो पा रहा है, उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनिल जय हिंद जी का स्वागत करती हूँ। जस्टिस ऐश्वर्या जी का स्वागत करती हूँ। जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी का स्वागत करती हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी का स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी का स्वागत करती हूँ। हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, उनका स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए, मीडिया साथियों, सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को यहाँ पर बुलाऊं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 वर्ष में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जो संविधान बनने के 30 या 32 साल बाद पहला IAS ऑफिसर माता प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से निकले थे। ये वो भूमि है जिसने संविधान ने रास्ता खोला था ताकि हमारे लोग देश के संसाधनों पर बैठ सके। मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अनिल जय हिंद जी को। डॉक्टर अनिल जय हिंद। शुक्रिया सुभाषिनी जी। हमारे बीच में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सवर्ण गरीबों के दिल की धड़कन बन चुके हमारे न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी। सम्मानित
मंच पे उपस्थित मेरे सभी साथी, खास तौर पे हमारे सप्पल साहब, ये जो कार्यक्रम जिसके पीछे जो ताकत है, और मेरे सामने बैठे मैं देख रहा हूं इस ऑडियंस में ऐसे ऐसे न्याय योद्धा बैठे हैं, दुसाध साहब जैसे बुजुर्ग भी बैठे हैं 80 साल के, जो दशकों से, सैकड़ों सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। एंड देखिए, ये राहुल जी की मानवता का, जो इनके दिल में मानवता है और जो मानवों के लिए प्रेम है, बच्चों के लिए प्रेम है, हमने वो कभी अपने चाचा नेहरू में भी देखा था, और वही विरासत को लेकर के चल रहे हैं। तो इतनी मसरूफियत में कोई भी नेता होता है, जो भीषण संग्राम जिस तरह का हमारा चुनाव का चल रहा है, उस समय वो बड़ा टेंस रहता है। और मैंने देखा है कि एक नेता तो बड़े टेंस रहते हैं, उनकी भौरियां हमेशा तनी रहती हैं और पता नहीं कितनी टेंशन में रहते हैं और किस तरह के डायलॉग बोलते हैं। लेकिन इस भीषण संग्राम में राहुल जी आप इतना रिलैक्स में देख करके, ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी ऊंची बात है। तो साथियों, मेरे पास समय कम है, सो टू द पॉइंट। देखिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है और ये जो संविधान जिसकी वजह से ये बन पाया, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, कोई 10 बरस की लड़ाई नहीं, 100 बरस की लड़ाई नहीं, ये हजारों साल पहले से शुरू हुई थी, जब महात्मा बुद्ध अपना राजमहल छोड़ करके, सुख सुविधा छोड़ करके, अपना विलासपूर्ण जीवन को छोड़ करके वो निकल पड़े कि मेरा मकसद है कि मानवता को दुख से निजात पिलाना, उनका कष्ट और पीड़ा को दूर करना और इस देश और दुनिया में समता और मानवता को स्थापित करना। तो उस सत्य की खोज में महात्मा बुद्ध, जो राजमहल में एक राजपुत्र थे, वो छोड़ करके निकल गए और उन्होंने जो काम किया, आज पूरी दुनिया में, जापान, कोरिया, चाइना और तमाम देशों में उनकी बात को सुना जाता है और हम भी सब उनके समता की बात को पूरी तवज्जो देते हैं। उसके बाद ये हजारों साल तक संघर्ष लगातार चला है, ये रुका नहीं है। गंगा जिस तरह से पानी बहता रहा है, तो सामाजिक न्याय का संघर्ष भी उसी तरह से लगातार अविरल चलता रहा है। और अभी हमने देखा पिछले दिनों 7 सितंबर 2022 को एक और शख्सियत अपना सुख सुविधा को छोड़ करके, अपने वातानुकूलित घर को छोड़ करके कन्याकुमारी पहुंच गई और न्याय यात्रा शुरू कर दी हमारे राहुल गांधी जी ने। वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह की यात्रा पे कभी महात्मा बुद्ध निकले थे, इनके मन में भी आया कि मैं सड़कों पे पैदल चलूं, आम लोगों से मिलूं, गांव के लोगों से मिलूं, शहर शहर को देखूं, गरीब से गले मिलूं, बच्चे से गले मिलूं, बूढ़े से गले मिलूं, तमाम जातियों के लोगों से गले मिलूं। और मैंने, आपने सबने देखा कि किसी तरह उस यात्रा के दौरान कोई फटे हाल हमारी माँ या कोई बुढ़िया आती थी और इनको एक गले लगा लेते थे, वो सब हमने देखा। और उसके बाद जो बना वो एक इतिहास बन चुका है। लेकिन इस यात्रा में मैं कुछ अपने महापुरुषों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो इस सामाजिक न्याय की यात्रा में, समता की यात्रा में लगातार चलते रहे। भगवान महावीर जी, हमारे सम्राट अशोक, संत कबीर जी, संत रायदास, बाबा नानक, महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और बसव्वा जी। सर, आज बसव्वा जी की जयंती भी आज पूरे देश में मनाई जा रही है, जो सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े प्रतीक रहे। नारायण गुरु, पेरियार जी,
गाडगे साहब, झलकारी बाई जी, शाहू जी महाराज, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी और सामाजिक न्याय के योद्धा जो अब हमारे बीच में नहीं है, श्री शरद जी, मान्यवर काशीराम जी, कर्पूरी ठाकुर साहब, ये तमाम लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटती है हमारे इतिहास में, और वो महत्वपूर्ण घटना घटती है महात्मा गांधी के आशीर्वाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इन सब के वजह से 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और उसमें ये बात तय कर दी जाती है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि जब भी हमारा देश आजाद होगा तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सबको बराबर के सिविल राइट्स, बराबर के फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। और इसी प्रस्ताव की वजह से जब हमारा देश आजाद होता है तो ये विचार किया जाता है, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब बैठ के विचार करते हैं कि अगर हमें वो 1931 का अपना प्रस्ताव को लागू कराना है तो हमें किसके हाथ में ये जिम्मेवारी संविधान बनाने की देनी होगी जो वाकई में उस सपने को पूरा कर पाए। और वो जिम्मेवारी दे गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ये सदियों में, हजारों सालों में पहली बार हुआ कि हमारे समाज का जो एक दलित, एक होनहार था, उसके हाथ में कहा कि अब आप भारत का संविधान बनाएंगे। कोई जो पुरातन पंथी जो संविधान बने हुए हैं, जो मनुवादी या हायरार्कियल, और ये संविधान नहीं चलेगा। और आज उसका नतीजा है कि आप और हम इस हॉल में बैठे हैं। उस संविधान का क्या महत्व है, मैं आप सबकी अपनी अपनी आप बीती होगी, लेकिन मैं अगर आपसे अपनी आप बीती बताऊं तो राहुल जी, मेरे जो दादा थे वो ग्वाला थे और मेरे दादा ही थे, उनके पिता 100 पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक सब ग्वाला थे। क्योंकि ये तय था जन्म से ही कि इस घर में जन्म ले लिया तो आपको गाय भैंस पालनी है। दिन भर मेरे दादा जो थे मेहनत करते थे, दिन भर वो अपने नंगे हाथों से गोबर साफ करना और जो तमाम काम होते हैं गाय भैंस के लिए वो सब करते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे और रात को जब वो सोते थे थक के चूर होकर के लगातार काम करते थे। कोई सिक लीव थी, कोई सिक लीव नहीं थी। एक सेकंड तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि एक संविधान की वजह से एक ग्वाला का बेटा अध्यापक बनता है और उसके बाद उसका बेटा डॉक्टर बनता है और उसकी बेटी जो है फिर अमेरिका में जाकर के एक वेल नोन डॉक्टर बन जाती है। तो ये सब संविधान का तकाजा था, संविधान का महत्व था। आज उसी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और कुछ लोग कहते हैं कि आपकी भैंस छीन लेगा कोई आकर के। तो हमारी भैंस तो 1955 में छिन गई थी जब हमारे पिताजी अध्यापक बने इस संविधान की वजह से। हमें डर इस बात का है कि दोबारा हमारे को कोई भैंस पकड़ा ना दे, हमारा स्टेथोस्कोप कोई छीन ना ले। तो अब मैं आपके और राहुल जी के बीच में दीवार ना बनते हुए राहुल जी के लिए सर अब आएंगे। सप्पल साहब विल यू कम? ओके सर, आप राहुल जी आप शुरू करें उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि देश के 80% लोगों का मन मर चुका था, लेकिन आपने उसको जीतने का काम किया और जगाने का काम किया।
तो आज यहाँ जितने भी लोग बैठे और इस मंच से जो संदेश जाएगा वो बहुजन समाज और देश की 80% आबादी के लिए जाएगा। मैं अब इस मंच पे और इस डाइस पे जिसका आपको इंतजार था, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाना चाहूंगी। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, पर्सनैलिटीज, भाइयों और बहनों, आप सब यहां आए, अच्छा डिस्कशन हुआ और इतनी एंथुजियाज्म से आप मेरी बात सुनने के लिए आए। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अनिल जय हिंद जी ने अभी कहा कि मेरे परिवार के लोग ग्वाला थे और उन्होंने कहा कि पैदा होने पर ही मेरा फ्यूचर तय हो जाता था। मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। पैदा होने से पहले आपका फ्यूचर तय हो जाता था। आप पैदा ही नहीं हुए, आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं मालूम, आपका नाम भी नहीं मालूम, आपका फ्यूचर तय हो जाता था। और हिंदुस्तान के सारे लोगों को छोटे छोटे खांचों में डाल दिया जाता था। आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, आप इस काम के लायक हो, ये आप कभी नहीं कर सकते हो, ये आप कभी नहीं बोल पाओगे। आपके पैदा होने से पहले डिसीजन लिया जाएगा कि आपको कोई छुएगा नहीं, आप कभी जमीन नहीं खरीद पाओगे। तो ये सारा पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाता था। और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने हजारों साल इस प्रकार जिंदगी जी है। उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, समाज ने उनके लिए पैदा होने से पहले उनका फ्यूचर डिसाइड कर दिया। तो आप सोचिए कितना दुख, कितना दर्द, कितनी कैपेबिलिटी जाया हुई। और इस चीज को बदलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, हिस्टोरिकली लिस्ट है, जय हिंद जी ने उनके नाम लिए, मगर सब के सब ने एक ही बात की थी, जो सच्चाई थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें यह दिख रहा है कि यह सच्चाई है और इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दो तरीके के लोग होते हैं, राजनीति में तो खासतौर एकदम दिख जाता है। पूरी जिंदगी सत्ता के पीछे दौड़ते 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 सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, ना किसी और की सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि किसी ना किसी तरह मेरे हाथों में इन्फ्लुएंस आ जाए
सत्ता आ जाए, बाकी सब छोड़ो। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं ये सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मुझे जो दिख रहा है उस बात को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अलग अलग समाज में अलग अलग जगह से ये लोग आए। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पेरियार, बसवना, बुद्धा, ये अलग अलग स्पेसेस से आए, मगर इन सब ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो मैं देख रहा हूं ये सच है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई, मगर 3000 साल में सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट यह है। और इसमें आप कहते हो कि ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, और उसमें सच्चाई है। अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, मगर ये एक सोच है। ये अंबेडकर जी से पहले भी थी। इसमें बुद्धा भी हैं, इसमें बसवन्ना जी भी हैं, इसमें पेरियार हैं, इसमें गांधी हैं, और सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं। वो इसी चीज के लिए लड़े थे। किसान थे, मजदूर थे, नाई थे, बढ़ई थे, इसके लिए लड़े। उनका नाम आज हम नहीं जानते, मगर उनकी सोच इसमें है। तो जो भी, मेरा कहना है, जो भी हिंदुस्तान में अन्याय की सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, उसकी सोच इसमें है। और इसने करोड़ों लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो फाउंडिंग फादर्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो महात्मा गांधी की एक्सपेक्टेशन थी, जवाहरलाल नेहरू की एक्सपेक्टेशन थी, अंबेडकर जी की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम लोगों को इस किताब का फायदा हुआ है। तो सक्सेस है, मगर फेलियर भी है। ओवरआर्चिंग सक्सेस नहीं है। सिंपल सी बात है। इसको लोग कहते हैं कि ये राइट्स का डॉक्यूमेंट है, अधिकार का डॉक्यूमेंट है, इससे हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है, सही। मगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर का भी डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का भी डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का भी एक डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ स्किल्स का भी डॉक्यूमेंट है। अब अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, और मैं 15, 20, 30, 40, 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। और अगर आज हम अपने देश को देखें, 95% लोग पिछड़े वर्ग के, अप्रोक्सीमेटली 50, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए, 95% लोग। आप मीडिया में देखिए, मीडिया कोई
मामूली औजार नहीं है। यह नैरेटिव बनाता है, देश का नैरेटिव बनाता है, पूरे देश का, पूरे देश के नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है। यहां बड़े बड़े पत्रकारों में, जर्नलिस्ट में, मीडिया ओनरशिप में आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब बात अच्छी लगे ना लगे, यह रियलिटी है, यह सच्चाई है। और छुपे तरीके से यह किया जाता है। पब्लिक सेक्टर में 90% के लिए रास्ते खुलते थे, ज्यादा नहीं खुलते थे मगर खुलते थे। आज 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनकी जो बड़े बड़े सैलरी, करोड़ों रुपए वाली सैलरी वाले लोग हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। दिखा दीजिए कौन सा पिछड़ा है वहां पे, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है, कौन सा गरीब जनरल कास्ट का है, दिखा दीजिए। जुडिशरी में भी यही, सरकार में भी यही। और जो सच्चाई है वो छुपा दी जाती है। अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर स्कीम में नुकसान किसका हुआ है, आपने कभी सोचा? सिंपल, SC, ST, OBC, गरीब जनरल कास्ट। अग्निवीर सीनियर लेवल पे नहीं है, अग्निवीर जवान के लिए है। और 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। तो जहां भी देखो 90% तो है ही नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, सच्चाई तो देख लीजिए, जाति जनगणना कर लीजिए। अगर जो मैं बोल रहा हूं गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह तो पता लगाइए कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, यह तो पता लगाइए। कौन सी संस्थाओं में है, कहां हैं, कोर्ट्स में कितने हैं। और रिएक्शन आता है कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान की सच्चाई पता लगेगी। यही होगा। इस सच्चाई से लोग क्यों डर रहे हैं? देखिए, अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, जो मोदी जी सुपर पावर की बात करते हैं, तो 90% आबादी के बिना तो हो ही नहीं सकता ना। कैसे होगा? आप ये कह दो कि भैया ब्यूरोक्रेसी में 90% नहीं आएंगे, मीडिया में 90% नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स में 90% नहीं आएंगे, ब्यूटी पैजेंट्स में 90% नहीं आएंगे, तो कौन सा सुपर पावर बनने वाला है? मतलब आप अपनी 10% आबादी का सुपर पावर बनाओगे क्या? मतलब कौन सी दुनिया में हो आप? सुपर पावर तो 90% है। अब इस पर आक्रमण हो रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, जब आप CBI और ED को राजनीति और लोकतंत्र पर
जब आप सीबीआई और ईडी को लेकर राजनीति और लोकतंत्र पर आक्रमण करते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रहे हो। जब आप सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोग भर रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रहे हो। जब आप बिना किसी से पूछे नोटबंदी करते हो और हिंदुस्तान के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों के, आदिवासियों की जिंदगी खत्म करते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। जब आप अग्निवीर योजना बिना आर्मी से पूछे लागू करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, जो 2-3 फाइनेंसियर्स हैं, वो राजा का पूरा टेम्पो वाले, वो राजा एक्चुअली वो राजा फ्रंट है। एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। तो ये सिचुएशन है। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता। बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे। जो जनता की बात सुन लेते थे, ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। अब इनका लक्ष्य है कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करो और जो दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के रास्ते हैं और गरीब जनरल कास्ट के जो रास्ते हैं, उनको एक एक करके खत्म करो। और इनके सारे के सारे नेता कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और मैं खुल के कह रहा हूं, आप रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, वो क्योंकि रिजर्वेशन 90% की आवाज है, तो रिजर्वेशन पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण, आर्मी पर आक्रमण, फाइनेंशियल सिस्टम पर आक्रमण। क्यों? क्योंकि इनके पीछे धन है, अरबों रुपए हैं। तो ये सिचुएशन है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। आपने देखा होगा, मोदी जी ने अदानी जी का, अंबानी जी का नाम ले लिया, भौंकला गए कि भैया आओ आओ मुझे बचाओ। यहां पे तो हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया मुझे, ये मतलब सबने घेर लिया। ये तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अदानी जी, अंबानी जी बचाओ मुझे। वो कैसे बचाएं? वो नहीं बचा पाएंगे। बचा तो जनता ही सकती है। मैं कल टूर के बाद गाड़ी में था, वापस जा रहा था एयरपोर्ट से, तो बातचीत चल रही थी गाड़ी में और मैं कह रहा था कि देखिए, अलंकार और मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा देखिए रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मैं जनता की आवाज हूं, ठीक है। जब मैं ये कहता हूं, प्रेस वाले मतलब इसको समझते नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में ये बात समझ गया कि मैं जनता की आवाज हूं, जनता का दर्द हूं, जनता का दुख हूं, और कुछ नहीं हूं।
और मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है आगे क्या करना है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, और किसी का नुकसान नहीं करना, बट जो हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है उसको देश के सामने रखना है। किसी को चोट नहीं मारनी, किसी को धमकी नहीं देनी, यह कहना है देखिए भैया ये हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, इस देश में इतने दलित हैं, इतने आदिवासी हैं, इतने पिछड़े लोग हैं, इतने माइनॉरिटीज हैं, इतने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनकी इतनी भागीदारी है, मीडिया में इतनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में इतनी भागीदारी है, जुडिशरी में इतनी, इलेक्शन कमीशन में इतनी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में इतनी। आपने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है, और मैं बिलीव करता हूं चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। और उसको बदलना ही होगा, क्योंकि 90% को आप चुप नहीं रख सकते, 90% की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। नहीं, ये बहुत सारे लोगों में, आप में भी है। और राजनीति में ना, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, एक होता है जो सुबह उठता है, कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं, मैं उसके बीच में पैदा हुआ। अब अजीब सी बात है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। वो मेरे लिए मतलब ड्रग नहीं है, नशा नहीं है,
मैंने अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर एक पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन कभी होता ही नहीं। पूरी जिंदगी निकल जाती है, सुबह उठते हैं, किसी को काटते हैं, किसी को डराते हैं, किसी से लड़ते हैं, कोई सूट पहन लेता है, कोई मतलब अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो छोड़ दो। मगर फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास 15-20 साल हैं, 30 साल हैं, अब कुछ अच्छा किया जाए, कुछ दम का किया जाए। तो पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। एक बार पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ये करना है और कुछ नहीं करना। और मेरे माइंड में ये क्लैरिटी आ गई है कि इस देश में 90% लोगों को भागीदारी दिलवानी है और 90% लोगों के लिए एक के बाद एक दरवाजे खोलने हैं। मीडिया में, कॉर्पोरेट इंडिया में, जुडिशरी में, सब जगह ऐसा इंडिया, ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो ये करने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। 4000 किलोमीटर चल गया, पता भी नहीं लगा मुझे ये हुआ क्या। हाँ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, या पॉलिटिकल जब क्लैरिटी आ जाती है होता क्या है। मैं 2004 से राजनीति में हूं, ठीक है। 2 साल पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर चला, और मेरा जो सुनने और देखने का तरीका था वो बदल गया। नहीं, क्या करने लगा मैं, जैसे आप मेरे पास आए तो नॉर्मली जब व्यक्ति बात करता है तो वो सोचता है कि ठीक है मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं क्या करने लगा, मैं आपकी पोजीशन लेने लगा। बात समझे? मैं अपने आप को छोड़ के आपके अंदर घुस के, ये आया मेरे पास, ये क्या देख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो चेंज आ गई। और बिल्कुल जो लोग बोल रहे थे उसका मतलब ही बदल गया। मतलब पहले क्या होता था, किसान आता था, बड़ी मुश्किल है, पैसा नहीं मिल रहा, भाई बीमार है, और मैं सुनता था। अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, हाथ पकड़ लेता हूं, बस हाथ पकड़ लेता हूं और टाइट पकड़ लेता हूं और कहता हूं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो टोटल चेंज आ जाता है, कनेक्शन बन जाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले 20 साल में राजनीति में था, मगर मैंने मोहब्बत शब्द कभी यूज ही नहीं किया। सबसे पावरफुल शब्द है, आप सब कहेंगे कि दुनिया में सबसे पावरफुल शब्द मोहब्बत है, करेक्ट? तो ये जो अभी इन्होंने बोला ना, वी लव यू सर, ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले किसी ने मुझे नहीं बोला था, और मैंने भी किसी को नहीं बोला था। मतलब मां को बोला था, बहन को बोला था, मगर किसी आम जनता को या किसी से जब मैं मिले, मैंने नहीं बोला, मगर मैंने बोलना शुरू कर दिया। और अजीब सी बात हुई, अब मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में वापस आता हूं एयरपोर्ट से, गाड़ी शीशा खोल के कहते हैं आई लव यू। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी सक्सेसफुली सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है, वो
मोहब्बत से लड़ा है। जो सुपरस्टार हुए हैं वो मोहब्बत से लड़े हैं, वो नफरत से नहीं लड़े हैं। तो ये दो चीजें जरूरी हैं कि सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई से पीछे नहीं टिकना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, कोई भी कॉस्ट दे दो, मगर ये सच्चाई है। और आप बोलो तो रिस्पेक्ट से, प्यार से, स्ट्रेंथ से। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहां पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, देखिए मैं पॉलिटिक्स को ना, हुआ क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटेजी भाई को भाई से लड़ाने की है, और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। वो मतलब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये बोल क्या रहा है। तो वो चेंज आ गया है। और आप लिख लीजिए वो, अच्छा एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। अब आपके सवाल हो, नहीं देखिए, मगर इसमें देखिए, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है, वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है। मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा, ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। तो अब आपके सवाल हो, आप जरूर पूछिए। एक दो सवाल एक एक करके ब्रदर। हेलो, आप कहाँ खड़े हैं? जस्टिस राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है। जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी प्रधानमंत्री जी के साथ आपको 1-to-1 डिबेट के लिए कहाँ हैं आप जी? नहीं, सवाल कहाँ पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ। मेरा सवाल है, जस्टिस और मीडिया के साथियों ने मंत्री जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। आदरणीय राहुल सर, इधर मेरा एक सवाल है। हाँ जी। इस साइड में सर, इस साइड मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या? और आप पुरानी
पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे, और आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर मेरा ये सवाल आपसे है, सभी शिक्षक कर्मचारियों, पूरे देश से शिक्षक कर्मचारियों से सवाल है आपके लिए। देखिए मैनिफेस्टो में ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने ये जो 5 गारंटीज का कॉन्सेप्ट है जी सर, उसको रखा है जी जी, बट ओपन टू कंसिडरेशन। जी सर। सुनाई नहीं दे रहा। माननीय राहुल गांधी जी, एक्सक्यूज मी, बाद में बात कर लूंगा, और 2-3 और क्वेश्चन है। ये बताइए माननीय राहुल गांधी जी, राहुल साहब, राहुल जी, हुकूमत आपकी बनने जा रही है, आप 85% रिजर्वेशन देंगे? सर मैं वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ मैं, हाँ। और राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ मैं, और सर मुझे न्याय कब मिलेगा? 5 साल से स्मृति ईरानी ने मेरे परिवार को और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिया। 5 साल से एक लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने देश को रिप्रेजेंट किया है, उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ। आप आके मुझे डिटेल्स देख सर, लीजिए, मैं इतनी बार लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट किया, सर मुझे प्लीज आप वचन दीजिए कि आप मुझे अपॉइंट, आप डिटेल्स हमें दे दीजिए। मैं एग्जैक्टली केस के बारे में जानता नहीं हूँ, आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। राहुल जी, पूरे देश में पूरे देश के जितने संस्थाओं का निजी, राहुल जी देश में जितने संस्थाओं का निजीकरण इधर से जितनी 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 संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? निजीकरण को वापस करा जाएगा। जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा, मगर ये जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो रेलवेज का डिस्कशन चल रहा है, जो बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं का डिस्कशन चल रहा है, ये ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारी फिलॉसफी ये है कि सरकार का एजुकेशन में, हेल्थ केयर में रोल होना चाहिए, और उस रोल को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे यहां आकर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त चुनाव प्रचार के समय में इस राष्ट्रीय संविधान को संबोधित किया और अपने विचारों से हमें प्रेरित किया। धन्यवाद सर। मैं विशेष रूप से गुरदीप सप्पल जी, अनिल जैन जी, पुष्पराज देशपांडे जी और मंच पर मौजूद अन्य महानुभावों का और उनके अमूल्य योगदान और समय के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं विभिन्न सिविल सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, छात्रों और उपस्थित सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सक्रिय भागीदारी ने इस सम्मेलन को सफल बनाया। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।